आगे करण और कवि में चौन को लेकर लड़ाई हो जाती है और यहाँ पर करण कवि को ऐसी बातें कह देता है जो उसे नहीं कहनी चाहिए होती है, जिस वजह से उसे अपने किए पर पछतावा भी हो रहा होता है। इधर सैंग और उसकी मंडली करण और कवि को इस तरह नहीं देख पाते, इसलिए वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो करण को रियलाइज करवाएंगे कि उसने जो कवि के साथ किया वो गलत किया है, इसलिए उसे कवि से माफी मांगनी चाहिए। जब करण ये सारी चीजें देखता है तो उसे लगता है कि उसे कवि से माफी मांगनी चाहिए। इधर सारी मंडली जब ये सारी चीजें देखती है कि करण को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो कवि से माफी मांगने वाला है, तो वो लोग बहुत ही खुश होते हैं। इधर करण कवि से माफी मांगने के लिए एक लेटर लिखने की कोशिश करता है, पर उसे समझ ही नहीं आता है कि वो उस लेटर में ऐसा क्या लिखे जिससे कवि मान जाए। तभी वहाँ पर जोई आता है और करण की हेल्प करता है और उसे एक प्यारा सा फ्लावर देता है और उसे कुछ टिप्स भी देता है जिससे वो कवि को आसानी से मना सके। और यहाँ पर जोई करण को कहता भी है कि मैं आपकी हेल्प करूंगा कवि को मनाने में। दूसिता वान खेम को ढूंढ रही होती है ताकि वो खेम से बात करके अपने पापा की जान बचा सके, पर उसे कहीं भी खेम नहीं मिलता, तो वो मायूस होकर जा रही होती है कि तभी उसकी नजर खेम पर पड़ती है जो किसी बंदे से बात कर रहा होता है और उससे ऑर्डर ले रहा होता है। तो वान जब खेम को देखती है तो उसे लगता है कि शायद खेम अब उसके पापा और करण को जान से मार डालेगा, कि तभी वहाँ पर खेम वान को देख लेता है और यहाँ पर खेम वान को जान से मारने की कोशिश करने लगता है। तो वान कहती है खेम मैं वान हूँ, प्लीज मेरा गला छोड़ो। और यहाँ पर वान खेम से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके पापा और करण को कुछ भी ना करे। तो खेम कहता है मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। तो वान कहता है तुम उन लोगों को जान से मार देते हो ना जिसे चोरों के सरदारों के बारे में कुछ पता होता है या उन्होंने उन लोगों का चेहरा देखा होता है, तो तुम्हें इन सब की वजह से तो कवि को जान से मार देना चाहिए क्योंकि वही तो तुम लोगों के पीछे पड़ी हुई है, और अगर तुम कवि को मार दोगे तो करण खुद ब खुद टूट जाएगा। और यहाँ पर वान अपना मतलब निकालने के लिए खेम को ऑर्डर देती है कि वो कवि को जान से मार डाले। तो खेम को भी ये आइडिया बुरा नहीं लगता, पर वो वान को कोई रिप्लाई नहीं देता और उसे बेहोश करके वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वो अपनी मंडली के पास जाता है और जाकर उन्हें ऑर्डर देता है कि हमें करण के गांव में हमला करना होगा क्योंकि उन लोगों का भाव भट्टा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है और वो लोग कुछ ज्यादा ही हमारी लाइफ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो हमें उन्हें सबक सिखाना होगा कि वो हमसे दूर रहे। इधर करण जोई के साथ बाहर आता है तो जोई कहता है भाई आप यहीं पर रुको, मैं कवि को बुला कर आता हूँ। और जोई ये कहकर कवि को बुलाने के लिए चला जाता है। इधर सारे गुंडे गाँव पर हमला कर देते हैं और सारे गांव वालों को मारने लगते हैं। तो सेंग जब ये सब देखता है वो पूरी तरह से परेशान हो जाता है और वो तवान को कहता है कि वो जल्दी से जाकर अंकल को बताए कि चोरों के सरदारों ने हमारे गांव पर हमला कर दिया है। तो तवान सीधा करण के पास जाता है और जाकर उसे बताता है कि चोरों के सरदारों ने हमारे गाँव पर हमला कर दिया है और वो सारे लोगों को जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो करण को इस बात को सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो सारे लोगों को सबक सिखाने के लिए मैदान में कूद जाता है और उन लोगों को खूब मारता है। इधर कभी अपना मुंह फुलाकर बैठी हुई होती है क्योंकि करण ने उससे जो जो बातें कही होती है जिस वजह से उसे बहुत ही बुरा लगा होता है। कि तभी वहाँ पर जोई आ जाता है उसे बुलाने के लिए, तो कभी उसके पास जा ही रही होती है कि तभी इधर से खेम आ जाता है और वो जोई को पकड़ लेता है। तो कभी खेम को देखकर पूरी तरह से डर जाती है और वो खेम को कहती है कि प्लीज जोई को यहाँ से जाने दो, इन समय इस छोटे से बच्चे की कोई गलती नहीं है, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना तो तुम मुझसे बात करो, प्लीज इसे जाने दो। तो खेम कहता है ठीक है मैं इसे जाने देता हूँ लेकिन तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आगे खेम जोई को छोड़ दे तो कभी जोई को कहती है यहाँ से भागो और इतनी दूर भागो कि ये लोग तुम्हें पकड़ ना पाए। तो जोई जाने से मना कर देता है पर कभी उसे जबरदस्ती वहाँ से भेज देती है। आगे खेम कभी को जान से मारने लगता है तो यहाँ पर कभी कहती है जब तुम मुझे मार ही रहे हो तो मुझे तुमसे एक सच्चाई जाननी है कि आखिरकार तुमने करण की बहन और अंकल के साथ ऐसा क्या किया था जिस वजह से आज उनकी ऐसी हालत हो गई है। पर खेम उसे कुछ भी नहीं बताता और उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसका बंदा आ जाता है और वो कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा वरना वो लोग हमें पकड़ लेंगे। तो खेम ये सारी बातें सुनकर शॉक्ड हो जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन भागते टाइम वो कभी को भी अपने साथ लेकर चला जाता है। इधर चौन कभी से मिलने के लिए करण के गाँव आ रहा होता है कि तभी वो वहाँ पर ये सारी चीजें देख लेता है। तो चौन भी यहाँ पर करण की हेल्प करने के लिए उस लड़ाई के बीच में कूद जाता है और यहाँ पर ये दोनों मिलकर उन सारे गुंडों को मार मार कर उनके छक्के छुड़ा देते हैं और उस गाँव से भगा देते हैं। आगे ये दोनों ये सारा काम निपटा कर चैन की सांस ले ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक बंदा आकर उसे बताता है कि खेम ने कभी को किडनैप कर लिया। ये बात सुनकर तो उन दोनों के होश ही उड़ जाते हैं। इधर खेम कभी को जंगल में लेकर आता है और यहाँ पर कभी को जान से मारने लगता है और कहता है तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि आखिरकार मैंने रंफा के साथ क्या किया था, तो ये देखो जो मैं आज तुम्हारे साथ कर रहा हूँ यही मैंने रंफा के साथ भी किया था। और यहाँ पर खेम कभी को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री हो जाती है और यहाँ पर हमारा हीरो उन गुंडों को डरा धमका कर कभी को लेकर वहाँ से भाग जाता है और वो गुंडे देखते ही रह जाते हैं। दूसरी तरफ सारे लोग मिलकर कभी और करण को पूरे जंगल में ढूंढते हैं पर उन्हें कहीं भी करण और कभी नहीं मिलते, तो उन्हें लगता है कि कहीं वो लोग भूतिया जंगल में तो
तो नहीं पहुंच गए जहाँ पर किसी को भी जाना मना है। तो जॉन ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से डर जाता है। इधर करण कवि को बचाते बचाते उसी भूतिया जंगल में पहुंच जाता है और वहां जाकर करण कवि को कहता है, तुम ठीक हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तो कवि कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हें तो चोट नहीं लगी ना? तो करण कहता है, मैं ठीक हूँ, मुझे माफ करना, मेरी वजह से फिर से तुम्हारी जान खतरे में आ गई। तो कवि कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वैसे हम लोग कहाँ पर आ गए हैं, ये जंगल थोड़ा अजीब नहीं है? तो करण जब उस जंगल को गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो वही जंगल है जिस जंगल में किसी का भी आना मना है। तो कवि कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो करण कहता है, हमारे पूर्वजों का कहना है कि ये जंगल श्रापित है, जो भी इस जंगल में आता है वो इस जंगल से कभी भी बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि इस जंगल में आने का तो रास्ता है पर जाने का रास्ता नहीं। तो कवि जब ये सारी बातें सुनती है वो पूरी तरह से डर जाती है। तो करण कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इस जंगल से सही सलामत वापस निकालूंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और करण ये कहकर कवि के साथ उस जंगल में रास्ता ढूंढने लगता है, पर उसे कहीं भी रास्ता नहीं मिलता। तो वो कवि को कहता है कि कुछ देर में रात हो जाएगी, इसलिए हमें कोई अच्छी सी जगह ढूंढ कर अपनी रात गुजारने का इंतजाम करना चाहिए, क्योंकि रात में इस जंगल में चलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग कल सुबह यहाँ से जाने का रास्ता ढूंढेंगे। इधर जॉन बहुत ही परेशान हो रहा होता है, क्योंकि अभी तक उसे कवि और करण का कुछ भी अता पता नहीं चल रहा होता। तो मॉन्क कहता है, जॉन तुम परेशान मत हो, लेकिन हम लोग अभी तो जंगल में जाकर उन लोगों को ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि रात हो गई है, इसलिए अब हमें कल सुबह होने का इंतजार करना होगा, तभी हम जंगल में जाकर उन लोगों को ढूंढ सकते हैं। इधर कवि जंगल में बैठी हुई होती है कि तभी उधर से करण खाना लेकर आता है और कवि को कहता है, ये खा लो। पर कवि का खाने का मन नहीं होता। तो करण कहता है, अगर तुम्हारा खाने का मन नहीं भी है तब भी तुम्हें खाना खाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर ताकत ही नहीं रहेगी तो कल तुम कैसे फाइट करोगी? तो कवि जब करण के मुंह से ये सारी बातें सुनती है तो उसे अपने पापा की याद आ जाती है, क्योंकि उसके पापा भी इसी तरह उसे कहकर खाना खिलाया करते थे। और यहाँ पर कवि करण को अपनी फैमिली के बारे में बताती है कि मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी और उनके गुजरने के बाद मेरे पापा ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। और यहाँ पर कवि करण को भी उसकी फैमिली के बारे में बताने को कहती है। तो करण यहाँ पर कवि को बताता है कि मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी, पर मेरी बहन ने मुझे अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, पर अब उसकी भी मौत हो चुकी है, अब मेरे पास कोई ऐसा अपना नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं। तो यहाँ पर कवि करण से पूछती है, तुम्हारे पापा का क्या, वो कहाँ पर है? तो करण यहाँ पर अपने पापा के बारे में ज्यादा बात नहीं करता, बल्कि ये कहता है कि उनका होना या ना होना ना होने के बराबर ही है। आगे कवि को नींद आ जाती है और वो नीचे सो जाती है। तो यहाँ पर करण उसे बड़े ही प्यार से अपने गोदी में सुलाता है और उसे बड़े ही प्यार से देखता है। आगे सुबह हो जाती है तो कवि की जब नींद खुलती है और वो अपने आप को जब करण के गोद में सोया हुआ देखती है तो उसे बहुत ही अजीब लगता है और बेचारी का दिल जोरों से धड़कने लगता है और यहाँ पर वो फिर से अजीबों वाली हरकतें करने लगती है। तो करण ये सब देखकर समझ जाता है कि कवि शर्मा गई है। तो यहाँ पर करण कवि को ज्यादा कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे भी कवि के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत ही अच्छा लग रहा होता है और यहाँ पर इन दोनों के दिल में प्यार के फूल फिर से खिलने लग रहे होते हैं। आगे वो लोग जंगल के अंदर जाते हैं ताकि रास्ता ढूंढ सके कि तभी उनकी एक प्यारे से नजारे पर पड़ती है, जिसे देखकर वो लोग पूरी तरह से मनमोहित हो जाते हैं। तो कवि कहती है, यहाँ पर कितना अच्छा नजारा है, कितना अच्छा नेचर है, कहीं इसी वजह से तो उन लोगों ने इस जंगल को श्रापित तो नहीं कह दिया। तो करण जब कवि के मुंह से ये सारी बातें सुनता है तो उसे भी लगता है कि शायद उन लोगों ने इस जंगल की खूबसूरती को बचाने के लिए ये अफवाह फैलाई होगी, ताकि यहाँ पर लोग आकर इसकी खूबसूरती को बर्बाद ना कर सके। तो कवि कहती है, ये जंगल कितना प्यारा है, अगर यहाँ पर कोई भी आएगा उसका मन पूरी तरह से मनमोहित हो जाएगा। और यहाँ पर कवि नजारे का नजारा लेते हुए बहुत ही स्माइल करती है और करण सिर्फ कवि को ही देखता है। आगे करण कवि को कहता है, तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं कुछ खाने का इंतजाम करके आता हूँ, तब तक तुम यहीं पर रहना। और करण ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर खेम अपने बंदों के साथ मिलकर करण और कवि को ढूंढने के लिए जंगल में आ जाता है कि तभी कवि खेम को देख लेती है तो उससे छुपने के लिए वो वहाँ से भागने लगती है, पर खेम उसे देख लेता है और उस पर गोलियां बरसाने लगता है। तो बेचारी कवि पूरी तरह से डर जाती है, लेकिन सही टाइम पर करण आ जाता है कवि की हेल्प करने के लिए और कवि को कहता है, चुप रहो, ये मैं हूँ, हमें यहाँ से आराम से निकलना होगा। और कवि करण को लेकर वहाँ से भाग जाता है। तो वो बंदा भी उसके पीछे पीछे जाता है और उन लोगों पर फायरिंग करने लगता है, जिस चक्कर में वो लोग पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। तो खेम इस मौके का भी भरपूर फायदा उठाता है और उन पर सिर्फ गोलियां ही बरसाता है। इधर चौन सेंग और तवा जब गोलियों की आवाज सुनते हैं तो वो लोग पूरी तरह से डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो लोग पक्का किसी न किसी खतरे में होंगे, इसलिए वो लोग उन्हें ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। इधर कवि पूरी
पूरी तरह से बेहोश हो गई होती है। तो करण जब कभी की ऐसी हालत देखता है तो वो पूरी तरह से डर जाता है और वो कभी को कहता है, कभी तुम इस तरह नहीं जा सकती, अभी तो मैंने तुम्हें कुछ कहा भी नहीं, अभी मुझे तुम्हें अपनी दिल की बातें बतानी है, बिना मेरी बातें सुने तुम नहीं जा सकती, कभी प्लीज उठो, मुझे इस तरह मत डराओ, मुझे डर लग रहा है। कि तभी कभी अपनी आंखें खोल देती है तो करण कभी को सही सलामत देखकर राहत महसूस करता है और उसे गले लगा लेता है। उसके बाद वो दोनों मिलकर उस जंगल से निकलने की कोशिश करते हैं कि तभी उनकी नजर एक खंडर पर पड़ती है। तो वो लोग उस खंडर के अंदर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद इस खंडर में कुछ ऐसे राज छुपे हुए हैं जो इसके बारे में उन्हें नहीं पता। तो वो लोग उस खंडर के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहां जाकर पता चलता है कि उस खंडर में बहुत सारा सोना, पैसा और बहुत सारी गोली और बारूद भी हैं, जिसे देखकर वो लोग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये सारा सामान किसी और का नहीं बल्कि चोरों के सरदार का है। इधर खेम भी उन लोगों को अंदर जाते हुए देख लेता है तो वो सीधा अंदर जाता है और उन लोगों पर गोलियां बरसाने लगते हैं ताकि वो उन दोनों को जान से मार सके, क्योंकि अगर वो लोग इस जंगल से सही सलामत बाहर निकल गए तो वो लोग यहाँ का राज सबको बता देंगे और उनका सारा खजाना पानी में चला जाएगा। तो करण भी इस मौके का फायदा उठाता है और वो खेम को पकड़ लेता है और यहाँ पर वो उसकी खूब धुलाई करता है और उसके बाद वो खेम को कहता है, तुझे क्या लगता है कि तू हम पर इस तरह हमला करता रहेगा और हम लोग चुपचाप बैठकर तमाशा देखते रहेंगे? तो यहाँ पर खेम कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे जान से मार डालोगे तो चोरों के सरदारों का ग्रुप खत्म हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि मैं चोरों का सरदार नहीं बल्कि कोई और है और वो इंसान तुम्हारे सामने ही है, पर तुम लोग उसे नहीं पहचान सकते। तो करण जब ये सारी बातें सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और खेम इसी मौके का फायदा उठाकर करण को चाकू भोंक देता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और जॉन उन गुंडों को खूब मारता है और करण और कवि को उन गुंडों से बचा कर लेकर वहाँ से भाग जाता है। आगे करण जॉन को बताता है कि चोरों का सरदार खेम नहीं बल्कि कोई और है जो हमारे सामने रहता है पर हमें नहीं दिखाई देता। ये बात खेम ने मुझे खुद बताई है। तो जॉन जब ये सारी बातें सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। आगे वो दोनों मिलकर मॉन्ग के पास जाते हैं उसे सतर्क करने के लिए, क्योंकि मॉन्ग चोरों के सरदारों को पकड़वाने के लिए पुलिस की हेल्प ले रहा है और अगर ये बात चोरों को सरदारों को पता चल गई तो वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर मॉन्ग उन लोगों के सामने ऐसी नौटंकी करता है कि जैसे उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उसे जस्टिस से बहुत ही प्यार है। और यहाँ पर मॉन्ग करण को ये भी कहता है कि अगर इन सब की वजह से मुझे कुछ हो गया तो प्लीज मेरी बेटी का ख्याल रखना, क्योंकि मेरी बेटी के पास मेरे अलावा कोई भी नहीं है। तो करण यहाँ पर मॉन्ग से वादा कर देता है। अगले दिन पुलिस उस खंडर में जाती है और चोरों के सरदारों का सारा खजाना जब्त कर लेती है, जिसे देखकर तो मॉन्ग को हार्ट अटैक ही आ जाता है। पर वो उन लोगों के सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे उसे ये कारनामा करके बहुत ही खुशी मिल रही हो। आगे जॉन करण को कहता है वो चोरों का सरदार अभी तक पकड़ा नहीं गया है और वो चोरों का सरदार तुम्हारे और तुम्हारे गाँव के पीछे पड़ा हुआ है। वो कब तुम्हारे गाँव पर हमला कर दे किसी को भी कुछ भी नहीं पता, इसलिए मैं कभी को तुम्हारे पास तुम्हारे गाँव में बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं उसे अपने पास दोबारा वापस लेकर जा रहा हूँ। तो करण इस बात पर ऑब्जेक्शन लगाने लगता है और कहता है जॉन तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कभी को कुछ भी होने नहीं दूंगा, उसे प्रोटेक्ट करूंगा। तो जॉन कहता है मैं जानता हूँ कि तुम उसे प्रोटेक्ट करोगे, लेकिन कब कवि के साथ क्या हो जाए ये कोई भी नहीं जानता और मैं इतना बड़ा रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकता। तुम्हें भी पता होगा कि वो चोरों का सरदार कितना खतरनाक है और मैं कवि को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता, प्लीज मेरी बात को समझो। और जॉन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे नच करण को कहती है मैंने तुम्हारी और जॉन की सारी बातें सुनी, क्या तुम कवि को इसी तरह जाने दोगे, उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं करोगे? तो करण कहता है जॉन जो कह रहा था उसमें कोई भी बात गलत नहीं थी, वो सच कह रहा था, कभी जब भी यहाँ पर रही है उसकी जान को खतरा ही हुआ है, इससे अच्छा है कि वो यहाँ से चली जाए क्योंकि मैं कवि को मुसीबत में नहीं देख सकता। तो नच कहती है इसका मतलब आप अपने प्यार को अपने आप से दूर जाने देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे? मुझे पता है आप कवि से प्यार करते हैं और कवि भी आपसे प्यार करती है, बस आप दोनों को एक दूसरे के आमने सामने रहकर एक दूसरे को अपने दिल की बातें बतानी है, इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप दोनों एक हो जाएंगे। पर करण इस बात का कोई जवाब ही नहीं देता। अगले दिन जॉन करण के पास आता है और उसे बताता है कि कल रात चोरों के सरदारों ने मिलकर पुलिस वालों पर हमला किया और उन्हें मार पीट कर सारा खजाना लेकर भाग गए। तो करण ये सारी बातें सुनकर शॉक्ड हो जाता है। तो जॉन यहाँ पर करण को ये भी बताता है कि मुझे लगता है कि हमारे ही अंदर कोई खबरी है जो यहाँ की इंफॉर्मेशन उन लोगों को दे रहा है, जिसे हमें ढूंढना होगा। इधर खेम मॉन्ग के घर पर हमला कर देता है और वहाँ जाकर वो मॉन्ग को जान से मार डालता है, वो भी वान के सामने। तो वान जब अपने पापा को अपने सामने मरता हुआ देखती है वो तो पूरी तरह से सदमे में चली जाती है और अपने पापा के पास जाकर रोने लगती है। इधर करण भी आ जाता है और वो जब मॉन्ग की ऐसी हालत देखता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और यहाँ पर वो वान को संभालने लगता है। आगे मॉन्ग की अंतिम संस्कार मनाई जाती है जहाँ पर सारे लोग आकर उसे श्रद्धांजलि देते हैं और दूसरी तरफ मॉन्ग के नए अवतार का जन्म होता है। एक्चुअली मॉन्ग ने अपने आप को इसलिए मरवाया होता है ताकि वो अपने चोरों के सरदारों का गैंग अच्छे से संभाल सके, क्योंकि अगर किसी को पता
चल गया होता कि वही चोरों का सरदार है तो उसकी बनी बनाई हुई इज्जत मिट्टी में मिल जाती। इसलिए उसने अपने आप को सारे गांव वालों के सामने ऐसे मरवाया जैसे उसने चोरों के सरदार को पकड़वा कर बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसकी सजा उसे मिली। और ये सारा कारनामा करके वो गाँव के सामने एक हीरो बन गया। और मोंग का ये सारा कारनामा करने का एक और भी मकसद होता है कि उसका बंदा ये सारा ग्रुप अच्छे से नहीं संभाल रहा होता, जिस वजह से इतनी सारी गड़बड़ी हो रही होती है। इसलिए मोंग को खुद ब खुद इन सब में उतरना पड़ रहा होता है। इधर करण कवि से परमिशन लेने के लिए जाता है कि वो इस रूम को वान को दे दे और इसके बदले वो उसकी बहन के रूम में रहे, क्योंकि अब वान के पास कोई भी अपना नहीं है और उसकी जान भी खतरे में है, जिस वजह से वो उसे अकेले उस घर में नहीं छोड़ सकता। तो कवि कहती है तुम्हें परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये घर तुम्हारा है, तुम इस घर में जिसे चाहो उसे रख सकते हो। तो करण कहता है भले ये घर मेरा हो पर ये रूम तुम्हारा है और बिना रूम ऑनर की इजाजत और बिना रूम ऑनर के परमिशन के मैं किसी को भी उसके रूम में नहीं ला सकता। तो कभी जब ये सब सुनती है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। आगे करण वान को लेकर अपने घर आ जाता है तो वान यहाँ पर जानबूझकर कवि के सामने बेहोश होने की एक्टिंग करती है और करण पर अपना हक जताने की कोशिश करती है, जिसे देखकर कवि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और नच को भी नहीं। तो यहाँ पर नच कवि को समझाने की कोशिश करती है कि ये वान इस मौके का फायदा उठाकर अंकल के करीब जाने की कोशिश कर रही है, इसलिए तुम्हें सतर्क रहना होगा इस औरत से। तुम्हें भी पता है कि ये औरत कितनी चालाक है और अपने मतलब के लिए किस हद तक गुजर सकती है। तो कभी ये सारी बातें सुनकर परेशान हो जाती है। वेल नच का ये सब सोचना गलत भी नहीं होता। वान इसी मौके का फायदा उठाकर करण के करीब जाने की कोशिश करती है। आगे आधी रात को वान बिजली के गरजने से पूरी तरह से डर जाती है और उसके पास कोई होता भी नहीं जिससे वो हेल्प मांग सके। तो वो सीधा करण के पास जाती है और उसे कहती है करण मुझे बिजलियों से बहुत ही डर लगता है, क्या तुम मेरे पास रहोगे? और यहाँ पर वान करण के रूम में रहने की रिक्वेस्ट करने लगती है। तो करण कहता है ठीक है तुम यहाँ पर रह सकती हो, मैं बाहर सो जाता हूँ। और करण ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले सुबह कवि जब अपने रूम से बाहर निकलती है तो वो वान को करण के रूम से बाहर निकलते हुए देखती है, जिसे देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है। और यहाँ पर वान भी ऐसा ही प्रिटेंड करती है कि जैसे उसने करण के साथ एक रात गुजारी हो और कवि के सामने बेचारी बनने की भी एक्टिंग करने लगती है, जिसे देखकर कवि को बहुत ही गुस्सा आता है। आगे वान को कवि और करण के शादी पर डाउट होने लगता है कि अगर इन दोनों ने शादी की है तो ये दोनों एक साथ एक रूम में क्यों नहीं रहते, अलग अलग क्यों रहते हैं। तो उसकी मेट कहती है इसका क्या मतलब है, कहीं इन दोनों की शादी तो नहीं हुई। तो वान कहती है यही बात तो मुझे पता लगानी है कि आखिरकार इन दोनों के बीच क्या चल रहा है।